हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका लोयल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जो स्टाफ नर्स और एमपीएचडब्ल्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। फुल फॉर्म ऑफ लामा। यहाँ आपको लामा की फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर, ये तीन वर्ड, जैसे एक तो होता है लामा, एक होगा डामा, एंड तीसरा होता है DOPR। इनके बारे में पहले बता देता हूँ, फिर हम बात करेंगे अपने राइट आंसर की। तो देखिए, लामा। लामा क्या होता है? लामा का मतलब होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। डामा क्या होता है? डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। और DOPR क्या होता है? डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट। देखिए, ये तीन वर्ड जो हॉस्पिटल के अंदर यूज किए जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि लामा की फुल फॉर्म। तो लामा की फुल फॉर्म में यहाँ ऑप्शन दिया है लव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव अगेन मेडिकल एडवाइस, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, एंड लीव अगेंस्ट मेडिक्लेम एडवाइस। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर क्या होगा? सी। क्योंकि लामा की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अब इनकी तीनों की डिटेल बता देता हूं मैं थोड़ा हिंदी में, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। अगर अगर पेशेंट डॉक्टर की बिना सलाह दी, डॉक्टर की बिना सलाह के हॉस्पिटल से भाग जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? लामा बोलेंगे। यानी डॉक्टर को पता है कि अभी पेशेंट ठीक नहीं हुआ है, डॉक्टर की तरफ से कोई डिस्चार्ज प्लान नहीं है, बट जो पेशेंट था वो हॉस्पिटल से बिना अनुमति के भाग गया, तो उसको क्या बोलेंगे? लामा बोलेंगे। मीन्स लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अगर हम बात करें डामा की, तो डामा क्या होगा? डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसमें क्या होता है, जब पेशेंट इसमें भागता नहीं है बट इसमें छुट्टी ले लेता है, मीन्स डॉक्टर की सलाह लिए बिना, बिना डॉक्टर की सलाह डिस्चार्ज ले ले, तो उसको क्या बोलेंगे? डामा बोलेंगे। मीन्स डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अगर हम बात करें DOPR की, तो इसमें क्या होगा? इसमें पेशेंट अपने आप को ठीक समझता है। पेशेंट सोचता है कि मैं अभी स्वस्थ हूँ और मुझे छुट्टी नहीं दे रहे, तो वो क्या करता है? डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाने दो। डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके अगर डिस्चार्ज लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे? DOPR, डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर था हमें मिल चुका है सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना? फुल फॉर्म ऑफ MLC। यहाँ पे MLC की फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन दिया है मेडिकल लीगल केस, मेडिको लीगल केस, मेडिको लीगलिक केस, और मेडिकल लीव केस। अब यहाँ क्या होगा? इनमें जो राइट अपना जो आंसर होगा उसको आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए MLC की फुल फॉर्म क्या होगी। यहाँ MLC की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी मेडिको लीगल केस, बी। बी यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा। अब कैसे क्या होता है इसके अंदर देख लीजिए। जैसे मान लो कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है, या तो उसको रोड साइड एक्सीडेंट हुआ हो, या वो कहीं से लड़ाई करके आया हो, ठीक है, लड़ाई में, या फिर मान लो वो
किसी को मार के आया हो या फिर किसी के साथ छीना झपटी करके आया हो, है ना। तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार क्या होगा, उस पे एमएलसी बनाई जाती है। ठीक है, उस पे एमएलसी बनाई जाएगी। अब कैसे क्या होगा देखिए इसमें, एक तो क्या होता है नॉर्मली जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, नॉर्मली बैंडेड लगा देते हैं, कुछ टैबलेट्स दे देते हैं और घर भेज देते हैं। तो उसमें तो कोई एमएलसी नहीं हुई। जब एमएलसी होती है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें तीन चीजों को नोट किया जाता है अलग अलग। एक तो क्या होता है इसमें सिंपल एमएलसी, एक तो जैसे सिंपल, दूसरी होती है ग्रीवस और तीसरी जो होती है डेंजर। अब इसमें क्या होता है, एक तो मान लो वो धक्का मुक्की करके आया हो किसी से, किसी को, किसी ने उसे थप्पड़ ही मारा हो, है ना। तो उसमें तो क्या होगा सिंपल, उसमें तो क्या होगा सिंपल एमएलसी हो गया। ठीक है, और इसके अलावा मान लो वो किसी से झगड़ा करके आया है, उसकी हड्डी टूट गई है, गहरा कोई घाव है ना, मीन्स देखिए हड्डी टूट जाना या फिर गहरा घाव उसको हुआ है, तो वो आता है ग्रीवियस एमएलसी के अंदर। और बात करें डेंजर, तो डेंजर में क्या होगा, मान लो वो मरते मरते बचा है ना, मरते मरते बचा है, किसी ने गोली मारी, गोली उसको छू के चली गई, मरते मरते बचा है, मर जाता है ना, तो वो किस में आता है, डेंजर एमएलसी के अंदर आता है। तो इस प्रकार अगर हम अपना राइट आंसर देखें तो क्या होगा यहाँ पे, एमएलसी की फुल फॉर्म मेडिको लीगल केसेस होता है। ठीक है, देखिए मेडिको लीगल केसेस में क्या होते हैं, पेशेंट का पूरा डाटा लिया जाता है, कहाँ जा रहे थे, किसने तुम्हें मारा, चोट कितनी लगी है, घाव कितना गहरा है, चाकू लगा है तो कितना इंच लगा है, 1.5 इंच, 1 इंच, कितना अंदर गया है। ठीक है, घाव कितना गहरा है, ब्लीडिंग कितनी हो रही है ना। तो ये सारी चीजें नोट की जाती है, और नोट तो पेशेंट के बैक और फ्रंट की इमेज भी लेके उस पर लगाई जाती है। बहुत लंबा एक का इनका, ठीक है ना, प्रोसेस होता है। अभी देखिए आगे क्या होगा, अगला अपना क्वेश्चन है कन्वर्जन फॉर्मूला फॉर फारेनहाइट टू सेल्सियस, है ना। फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला यहाँ पूछा है। तो यहाँ जो अपना फॉर्मूला अगर हमें पूछे फारेनहाइट को सेल्सियस में करने का, है ना, एफ टू सी पूछे तो क्या बोलना है, और सी टू एफ पूछे तो क्या बताना है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है एफ टू सी तो क्या क्या होगा, सी इज इक्वल टू एफ -32 मल्टीप्लाई 5/9। ओके, ये तो होगा अपना एफ टू सी में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला। और अगर सी को एफ में पूछे, यहाँ आप बात समझ रहे हो ना, एफ का मीन्स फारेनहाइट, सी का सेल्सियस, ठीक है ना। तो देखिए सी को एफ में फॉर्मूला चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, इसका उल्टा कर दीजिए, एफ इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सी +32। ये फॉर्मूला हो गया सी टू एफ में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर रहता है वो क्या होगा, बी। बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, सी इज इक्वल टू एफ -32 मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है अनदर नेम ऑफ नी चेस्ट पोजिशन। नी चेस्ट पोजिशन का दूसरा नाम यहाँ पे पूछा गया है। नी चेस्ट पोजिशन में क्या होगा, ठीक है, इस प्रकार की पोजीशन क्या होती है, नी चेस्ट पोजीशन होती है। क्या होती है, नी चेस्ट पोजीशन। ये बेड पे नी और चेस्ट की पोजीशन बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम यहाँ पूछा है, ऑप्शन दिया है जीनोडोर्सल, जीनोपेक्टोरल, लिथोटोमी और सिम्स पोजीशन। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जीनोपेक्टोरल, यानी नी चेस्ट पोजीशन का जो सेकंड नेम होता है वो जीनोपेक्टोरल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, who was given सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। पूछा गया है कि सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी है वो किसने दी थी। ऑप्शन दिया है सिस्टर कैलिस्टा रॉय, डोरथिया ए ओरेम,
फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड वर्जीनिया हेंडरसन। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो क्या होगा, देखिए थोड़ा सा याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ पे डिफिसिट थ्योरी पूछा है, डी आता है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, डी मीन्स डोथिया ई ओरेम। तो यहाँ पे जो अपना राइट जो आंसर होगा वो तो क्या होगा, डोथिया ई ओरेम होगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको और बता देता हूँ, सिस्टर कैलिस्टा रॉय ने क्या दिया था, इन्होंने अडेप्टेशन मॉडल दिया था। क्या दिया था इन्होंने, अडेप्टेशन अडेप्टेशन इन्होंने अडेप्टेशन मॉडल दिया था। ठीक है, और बात करें वर्जीनिया हेंडरसन की, तो इन्होंने क्या दिया था, 14 ह्यूमन बेसिक नीड के बारे में बताया। ठीक है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आप अच्छे से पता ही आपको। इसके बाद यहाँ पे जो आंसर राइट था वो हमारा देख लिया हमने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड नोन एज हाइपोटोनिक फ्लूइड। पूछा गया है कि कौन से फ्लूइड को हम हाइपोटोनिक फ्लूइड बोलेंगे। ऑप्शन दिया है नॉर्मल सलाइन, रिंग लैक्टेड, डीएनएस या फिर D5%। तो यहाँ अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हाइपोटोनिक होता है, जो हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है, एक हाइपोटोनिक होता है और एक क्या होता है, आइसोटोनिक फ्लूइड होता है ना। ये तीन प्रकार के फ्लूइड होते हैं। तो जो हाइपोटोनिक होता है उसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है, उसका जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है वो लोअर होता है। क्या होता है, देखिए लोअर ओस्मोटिक प्रेशर। और हम हाइपरटोनिक की बात करें तो इसमें क्या होगा, हायर ओस्मोटिक प्रेशर। जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है इसका वो हायर होगा। आइसोटोनिक में क्या होगा, इक्वल होगा है ना, इक्वल ओस्मोटिक प्रेशर होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हाइपरटोनिक फ्लूइड कौन कौन सा होता है, हाइपरटोनिक फ्लूइड की बात करें तो क्या होगा, देखिए जैसे कि D10% हो गया, 3% NS हो गया, 5% डेक्सट्रोज इन, 0.9% NS हो गया। तो ये अपना कौन सा होता है, हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है। तो यहां आपने ऑप्शन में देख लेते हैं ऐसा कुछ है क्या, यहां देखिए हमें मिला है DNS। मीन्स अभी आपको मैंने बताया था कि हाइपोटोनिक में क्या होता है, डेक्स्ट्रो 10%, 3% नॉर्मल सलाइन और डीएनएस आपको इसके अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा DNS C। अब हम बात कर लेते हैं एक बार हाइपोटोनिक फ्लूइड की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, 0.45% NS। ठीक है, इसके अलावा 0.33% NS हो गया। ये किस में आएगा, हाइपोटोनिक में आएगा। और बात अगर हम करें आइसोटोनिक की तो उसमें देखिए नॉर्मल सलाइन हो गया, मीन्स जैसे 9%, नॉर्मल सलाइन 0.9% हो गया, RL हो गया। इसके अलावा और क्या हो गया, डेक्सट्रोज 5%। ठीक है, तो ये किस में आएगा, आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर आएगा। एक बात और बता देता हूं इसके अंदर आपको, जो हाइपरटोनिक फ्लूइड होगा उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, वाटर मूव आउट। यानी कि इस फ्लूइड के कारण सेल में जो वाटर होता है वो क्या करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। और अगर हम हाइपोटोनिक फ्लूइड यूज करेंगे
तो इससे क्या होगा, वाटर मूव इन, जो वाटर होता है वो सेल के अंदर मूव करेगा, जिससे सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, और इसमें क्या होगा, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, आइसोटोनिक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, नो चेंजेज, है ना, नो चेंजेज। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड नोन एज हाइपोटोनिक फ्लूइड, तो हाइपोटोनिक फ्लूइड क्या होगा, डीएनएस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि यहाँ पे एक और चीज देखिए आप, एनएस होता है, ये क्या होगा, आइसोटोनिक, आरएल आइसोटोनिक, और ये भी आइसोटोनिक, ये क्या होगा, हाइपरटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन मेंबर विद सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज। देखिए यहाँ पे पूछा गया, जैसे कि क्या होता है, किनग्राफ्ट नाम सुना होगा आपने, किनग्राफ्ट नाम सुना होगा, तो उसी का ही इन्होंने पूछा है। एक तो पूछा है ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट। आपको यहाँ पे सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोग्राफ्ट की, क्या होता है। ऑटोग्राफ्ट की हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें जो ग्राफ्ट ऑफ टिश्यू होता है ना, वो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट होता है सेम इंडिविजुअल का, है ना। यानी एक ही आदमी का एक जगह से ग्राफ्ट लेके उसी आदमी को दूसरी जगह पे ग्राफ्ट लगा देना, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोग्राफ्ट बोलेंगे। हम बात करें यहाँ पे आइसोग्राफ्ट की। आइसोग्राफ्ट की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन होगा बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस की बात। ठीक है, टिश्यू या ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन होगा बिटवीन जेनेटिकल ट्विंस, जेनेटिकल ट्विंस के बीच में टिश्यू और ग्राफ्ट का ट्रांसप्लांटेशन होना, क्या बोलेंगे इसको, आइसोग्राफ्ट बोलेंगे। यानी कि जुड़वा, जो जुड़वा होते हैं ना, उन दोनों के बीच में ग्राफ्ट का ट्रांसप्लांटेशन करना क्या होगा, आइसोग्राफ्ट होगा। इसके बाद अगर हम बात करें एलोग्राफ्ट की, तो एलोग्राफ्ट में क्या होगा, बिटवीन सेम स्पीसीज, यानी कि बिटवीन सेम स्पीसीज, है ना, सेम स्पीसीज के अंदर मीन्स ह्यूमन है तो दूसरे ह्यूमन का, है ना, तो ह्यूमन का ह्यूमन से सेम स्पीसीज का स्किन या ग्राफ्ट को लेके सेम स्पीसीज में लगा देना, उसको क्या बोलेंगे, एलोग्राफ्ट बोलेंगे। बात अगर हम करें यहाँ पे जीनोग्राफ्ट की, तो क्या होगा, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, है ना, मीन्स ह्यूमन टू एनिमल या एनिमल टू ह्यूमन, है ना। अगर इसके अंदर ग्राफ्ट का जो ट्रांसप्लांटेशन है ह्यूमन और एनिमल के बीच हो या एनिमल और ह्यूमन के बीच हो, तो इसको क्या बोलेंगे, जीनोग्राफ्ट बोलेंगे। अब चलते हैं एक बार क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन मेंबर विद सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन इज नोन एज। तो इसके अंदर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सेम होगा, तो उसके बीच में अगर ग्राफ्ट का ट्रांसप्लांटेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे। अभी देखिए इसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है, सेम है, तो क्या होगा, इसमें आइसोग्राफ्ट होगा। क्या होगा, आइसोग्राफ्ट होगा, क्योंकि जो ट्विंस होते हैं उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो सेम होते हैं, उनके बीच अगर होता है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोग्राफ्ट बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया है CSSM मीन्स चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेल्फ मदरहुड प्रोग्राम वाज स्टार्ट बाई। CSSM प्रोग्राम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन दिया है यूनिसेफ एंड WHO, FAO एंड कोलंबो प्लान,
वर्ल्ड बैंक एंड यूनिसेफ, यूएनडीपी एंड केयर। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यूनिसेफ एंड डब्ल्यूएचओ। यानी कि सबसे पहले इन्होंने रिपोर्ट दी थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1992 में क्या हुआ, इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें मीन्स रिड्यूस किया जाएगा इन्फेंट एंड मोर्टिलिटी रेट को, ठीक है ना। पर्पज क्या था इसका, रिड्यूसिंग इन्फेंट और मदर मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। इन्फेंट और मदर मोर्टिलिटी रेट को कम करना इसका क्या था, पर्पज था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज बाय, ग्रे बेबी सिंड्रोम किसके द्वारा होगा। ऑप्शन दिया है क्लोरमेफेनिकोल, एम्फोटेरिसिन बी, वैनकोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। देखिए ये जितने भी है यहाँ पे एंटीबायोटिक है ना, तो देखिए यहाँ पे ग्रे बेबी सिंड्रोम पूछा गया है किसकी वजह से होगा। सबसे पहले तो ये जानना है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम में होता क्या है। ग्रे बेबी सिंड्रोम में क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, और क्या होगा, ग्रे स्किन कलर ऑफ नियोनेट, नियोनेट की स्किन का जो कलर है वो भी ग्रे हो जाएगा, ठीक है। किसकी वजह से होता है ये, क्लोरोमेफेनिकोल एंटीबायोटिक की वजह से होता है। किसकी वजह से, क्लोरोमेफेनिकोल की। तो राइट आंसर क्या होगा अपना ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए सैंपल ऑफ रेड ब्लड सेल इज प्लेस इन ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दे वुड, पूछा गया है कि अगर रेड ब्लड सेल को अगर आप यूरिया के सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया है स्वेल एंड ब्रस्ट, से द सेम साइज, श्रिंक बाय 20%, स्वेल स्लाइटली। पूछा है कि वो स्वेल हो जाएगी, फट जाएगी आरबीसी, या फिर कुछ नहीं होगा, या फिर सिकुड़ जाएगी 20%, या फिर स्वेल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वेल एंड ब्रस्ट। यानी कि जब रेड ब्लड सेल को अगर हम यूरिया सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल क्या होगी, स्वेल होगी, उसके बाद वो फट जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है टर्बुलेंस ऑफ ब्लड इंक्रीज व्हेन, यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो टर्बुलेंस होता है यानी कि हलचल ऑफ ब्लड, कुछ ना कुछ हलचल हो जाना इसके अंदर, वो किसकी वजह से होगा, विस्कोसिटी, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज एंड स्ट्रेंथ आर्टरी। तो यहाँ पे अगर टर्बुलेंस ऑफ ब्लड इंक्रीज पूछे तो राइट आंसर हमारा होगा डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स डिक्रीज, क्योंकि जब ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, टर्बुलेंस ऑफ ब्लड है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फंक्शन ऑफ कूफर सेल इन लीवर, लीवर के अंदर पाई जाने वाली जो कूफर सेल होती है उसका फंक्शन पूछा गया यहाँ पे। ऑप्शन दिया है फेगोसाइटिक, लाइटिक, सेक्रेटरी और एक्सक्रेटरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर अपना होगा वो होगा फेगोसाइटिक, क्योंकि जो लीवर में पाई जाने वाली कुफर सेल होती है वो फेगोसाइटिक का काम करती है। कोई भी बाहर से बैक्टीरिया आता है तो उसको किल करने का काम वो करती है ना। इसके बाद आगे चलते हैं हम, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज की क्लास का, द हार्मोन नो टू पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन होता है जो पार्टिसिपेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस के, कैल्शियम फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, वो कौन सा हार्मोन है। ऑप्शन दिया है मिनरलोकॉर्टिकोइड, दूसरा कैल्सिटोनिन, तीसरा ग्लूकागोन, और चौथा यहाँ पे दिया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कैल्सिटोनिन होगा, क्योंकि कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ठीक है। कैल्शियम लेवल होता है ब्लड में, उसको रेगुलेट करने का काम होता है कैल्सिटोनिन का। सिक्रेशन कहाँ से होता है, थायराइड से, ठीक है ना। तो आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही थे, कल हम फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए धन्यवाद।